नमल बाय निम्रा अहमद। उतार लेते हैं दुनिया को यूं तो शीशे में, अकेले हों तो आईने से डरते हैं। जवाहरात कार में पिछली सीट पर आकर बैठी तो हाशिम साथ बुर्जुमान उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मोबाइल थमाया और ड्राइवर के आने का इंतज़ार किया, मगर जब वो बाहर खड़ा रहा तो वो हाशिम को देखे बिना बेतासुर सा बोली, इसको चलने का कहो हाशिम। मम्मी आई एम सॉरी। उसने जवाहरात के घुटने पर रखे अंगूठियों से मुयज्जन हाथ पर अपना हाथ रखा। फिक्रमंद निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो सामने देखते हुए आंखों पर स्याह ग्लासेस लगा रही थी। हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं, मगर तुम आज भी अपने बाप के गुनाह मुझसे छुपाने की कोशिश करते हो। हालांकि तुम जानते हो मुझे उसकी बेटी के बारे में सब इल्म है। मम्मी आई एम सॉरी। उसका दायां हाथ हनूस जवाहरात के घुटने पे था और इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे शहर मेरे घर पहुंच जाए, मगर तुमने मुझे खबरदार तक नहीं किया। मैं क्या कर लेती? तमाशा या वावेला क्या पहले कभी किया है? तलखी से उसने सर झटका। तुम्हारे बाप को तो ये भी मालूम नहीं कि मैं उसकी बेटी के बारे में जानती हूँ। मम्मी आई एम सॉरी। वो मुसलसल निगाहें उस पर जमाए नरमी से कह रहा था। मुझे हाशिम उस लड़की या उसके किसी मसले से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उम्र के इस हिस्से में निकल चुकी हूँ जब फ़र्क पड़ा करता था। मुझे कोई परवाह नहीं अगर वो तुम्हारे बाप के कारोबार या इज्जत के लिए ख़तरा नहीं है। अगर हुई भी तो तुम संभाल लोगे। मम्मी आई एम सॉरी। वो ज़्यादा नरमी और ज़्यादा आहिस्ता से बोला। जवाहरात ने एक हाथ से गिलासेस ऊपर सर पर चढ़ाए और आंखें घुमाकर उसे खफकी और दुख के मिले जुले तासुरात से देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इधर आई है? मुझे बेखबर क्यों रखा? शायद मैं जानती हूँ क्यों। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। कहते हुए आंखों में कर्क की सुर्खी उभरी। मम्मी आई एम सॉरी। उसने ज़रा सा माँ का हाथ दबाया। जवाहरात नम आंखों से मुस्कुरा दी और दायां हाथ हाशिम के उसी हाथ पर रख दिया। आंखों की खफकी नरमी में ढल गई। इट्स ओके। मैं तुमसे कभी खफा नहीं हो सकती। वो भी मुस्कुरा दिया, फिर पीछे हुआ, ड्राइवर को वापस आने का इशारा किया। मुझे वाकई इस लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त तो सिर्फ यही ख्याल दिल काटता है कि हम दोनों ने जुमर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उसका अफसोस है। मजबूरी न होती तो मैं ऐसा कभी न करता। वो चेहरे पर एकदम उमड़ कर आती तकलीफ को ज़ब्त से छुपाकर सेल फोन निकालने लगा। मुझे हर रात सोने से पहले जुमर का ख्याल आता है। वो इस सब की मुस्तहक नहीं थी हाशिम। खैर, अगर आप कभी अदालत में इसके मुकाबले पर डिफेंस अटॉर्नी के तौर पर पेश होती तो अपनी इस राय पर नज़रसानी ज़रूर करती। वो बज़ाहिर बशाशत से कहता मुस्कुरा दिया। ड्राइवर दरवाज़ा खोल रहा था। जवाहरात ने गिलासेस फिर से आंखों पर गिराए और पुरसुकून सी होकर टेक लगा ली। अब सारी दुनिया अपनी मर्जी के रंग में उसे नज़र आ रही थी। जुल्म पर सही हुई, दुख से मगर दहकी हुई, ऐसी आंखें ही तूफान उठा करती हैं। 2 माह के बाद बड़े अब्बा के लाउंज कम डाइनिंग रूम में दोपहर के खाने की खुशबू फैली थी। सदाकत, जो मौजूदा दिन से 4 साल कबल काफ़ी दुबला पतला और कम उम्र सा लगता था, ताज़ा रोटी लाकर हॉट पॉट में रख रहा था। सरबराह कुर्सी की जगह बड़े अब्बा व्हील चेयर पर बुर्जुमान थे। गाहे बगाहे दाएं हाथ पहली कुर्सी पर सर झुका कर लुक़्मे तोड़ती जुमर को देखते थे। कुछ कहने के लिए लब खोलते, फिर खामोश हो जाते। उसके ऑपरेशन को 2 माह बीत चुके थे और उसकी रंगत तब से इतनी ही जर्द थी। दफातन मेज़ पर रखा जुमर का मोबाइल थरथराया। उसने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखा। सादी इंग्लैंड मोबाइल कॉलिंग लिखा आ रहा था। बड़े अब्बा ने स्क्रीन नहीं पढ़ी, उसका चेहरा पढ़ा और कॉलर आईडी जान ली। वो बेतासुर निगाहों से मोबाइल को देखती रही और फिर दोबारा लुक़्मे तोड़ने लगी। उनको बेचैनी हुई। फ़ोन बज रहा है। मैं खाना खा रही हूँ। लुक़मा मुंह में रख कर सर झुकाए अगला तोड़ने लगी। फ़ोन खामोश हो गया। ज़रा सा वक्फा और फिर बजने लगा।
दुमर ने पानी का घूंट भरा और मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुमर। वो रुका। मुंह में कुछ होने के बायस आवाज़ ज़रा सा फर्क में लगी थी। दुमर बोल रही हैं ना? जी दुमर फुप्पो बोल रही हूँ, संजीदा सी कहती फ़ोन कान से लगाए वो पानी घूंट घूंट पी रही थी। भूरी आंखें मेज़ पे रखे गुलदान पर जमी थीं। चेहरा दर्द और नकाहत ज़दा था। बड़े अब्बा बस बेचैनी से उसको देखे गए। ओह ओके, कैसी हैं आप दुमर? वो सुबह सवेरे की नीले अंधेरे में डूबी सड़क पर वॉक करते हुए मोबाइल कान से लगाए काफ़ी लगाव और इश्तियाक से पूछ रहा था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपके दर्द कैसा है? वो सड़क किनारे एक जगह खड़ा हो गया, कमर पर हाथ रखकर कुछ महसूस करना चाहा। दर्द नहीं है या फिर अब एहसास नहीं होता? वो गिलास रखकर रोटी का निवाला तोड़ने लगी। नहीं, इतनी जल्दी तो दर्द ख़त्म नहीं होता, वो बेइख्तियार बोल उठा। अभी तो कुछ वक्त मज़ीद लगेगा ना जख्म भरने में। बहुत से काम आप नहीं कर सकती होंगी। सामने तेज तेज भागकर जॉगिंग करते एक लड़के को देखकर वो बेखुद सा बोला। और आप कैसी हैं? इसके साथ खुश्क रवैये पर वो इतना ही पूछ सका। पहले जैसी हूँ, अभी खाना खा रही हूँ। ओह, आपकी तो दोपहर होगी। बड़े अब्बा जल्दी खाना खा लेते हैं ना? वो खफीफ सा हंसा। दुमर खामोशी से निवाला मुंह में रख रही थी। सादी चुप हो गया, फिर दोबारा कोशिश की। मैं आज मॉल जा रहा था दोस्त के साथ। कुछ चाहिए आपको? सिर्फ सुकून, और वो इधर से नहीं मिलता। वो फिर चुप हो गया, मुरझा गया। आहिस्ता से बोला, चलें आप खाना खाएं, मैं फ़ोन रखता हूँ दुमर। कदर वक्फे से इजाफा किया। दुमर फुप्पो। तब एहसास हुआ बात के आगाज़ में उसने क्यों याद कराया था। 21 साल दुमर थी और अब वो फुप्पो बन गई थी। भतीजे ने फ़ोन किया था। दुमर ने भी मोबाइल मेज़ पर रख दिया। इससे क्यों नाराज़ हो? वो गौर से उसे देखने लगे। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, वो मेरा बच्चा है। बच्चों से कौन मुकाबला करता है? फिर उसको ये क्यों कहा कि दुमर फुप्पो बोल रही हूँ? ओके, आप हमारा खाना ख़राब करना चाहते हैं तो ऐसे ही सही। प्लेट परे खिसकाई और सर उठाकर संजीदगी से उनको देखा। वो उस वक्त कहाँ था जब मैं बीमार थी? मेरा ऑपरेशन था अब्बा। हमाद ने मंगनी तोड़ दी थी। एक अजनबी औरत मुझे गुर्दा तक दे सकती है, मगर वो सादी जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो एक दिन भी मेरे लिए नहीं रुक सका। वो मेरे पास क्यों नहीं था उस वक्त जब मुझे उसकी ज़रूरत थी? ये तब क्यों नहीं कहा जब उसने फ़ोन किया था? उसने गहरी सांस लेकर सर झटका, बोली कुछ नहीं। तुम्हें असल गुस्सा इस बात पे है कि सादी ने तुम्हारे मुकाबले में फारस का यकीन किया, और उस नाम पे उसकी आंखों में सुर्खी उतर गई। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद करा दूं, फारस का नाम मेरे सामने मत लिया करें। उसने मुझ पर गोली चलाई, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और अब भी वो आप सबको मासूम लगता है। दौर से नैपकिन परे हटाया। तो फिर तुम उसके खिलाफ केस को खुद क्यों नहीं लेती? अगर इतना यकीन है तुम्हें उसके मुजरिम होने का। क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं इस तकलीफ़ को बढ़ाना नहीं चाहती। बयान दे दिया, गवाही भी दूंगी, मगर आगे सरकार जाने और फारस काजी। तलखी से गोया फटते दिल से कहती। उसने आखिर में बहुत दुख से अब्बा को देखा, और क्योंकि मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि नुदरत भाभी क्यों ऑपरेशन के दिन से आज तक मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे बार बार झूठा कहलवाया जाने का शौक़ नहीं है। मोबाइल और पर्स उठाया और बुड़बुड़ करती उठ खड़ी हुई। बाबा जी सारी उम्र कहते रहे वो नहीं रखता ताल्लुक़ तो मैं क्यों रखूं? सोच सोच कर एक दिन हम तन्हा हो जाएंगे। मैं तन्हा हो चुकी हूँ। थैंक यू अब्बा। कागजात समेटे, पर्स कंधे पर लटकाया और कुर्सी पीछे धकेली। उन्होंने कदरे हैरत से उसे देखा। अब कहाँ जा रही हो? शादी की फीस जमा करवानी है। और वो एकदम लाजवाब से होकर उसे देखने लगे। मगर तुम तो उस पर गुस्सा थी ना दुमर? क्या मतलब? हाँ, मुझे उस पर गुस्सा है, लेकिन आपने क्या समझा था मैं उसकी फीस जमा कराना छोड़ दूंगी? ओह अब्बा, कर्राह कर नागवारी से उनको देखा। वो बच्चा है, मैं नहीं। और चीज़ें लिए बाहर निकल गई। बड़े अब्बा ने एक नज़र अधूरे खाने पर डाली। ये अगले 4 साल तक के अक्सर अधूरे रह जाने वाले खानों का आगाज़ था।
कार में बैठने तक उसने 1-2 मजीद कॉल सुनी जो ऑफिस से थी। इसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठी लब काटते हुए पर सोच नज़रों से सामने देखती रही। चेहरे पे उलझन थी। ये कैसे हो सकता है? हाशिम को कैसे मिली मेरी गवाह की मालूमात? अचंभे से वो बुड़बुड़ाई। कुछ देर बैठी सोचती रही, फिर एकदम चौंकी। बेइख्तियार मोबाइल को देखा। चेहरे पर ताजुब उभरा, फिर गुस्सा। हाशिम का नंबर मिलाकर फ़ोन कौन से लगाया। लब सख्ती से भींच रखे थे। हेलो मैडम प्रोसिक्यूटर, मुझे कैसे याद किया इतने दिनों बाद? वो हमेशा ही की तरह खुशगवार सा बोला। बहुत मुबारक हो, आपने नुमान अकरम बनाम अफजल काठियावाड़ी को यानी मेरे केस को ख़राब कर दिया है ना हाशिम? ओके, और मैंने क्या किया है? मेरी सर्जरी से पहले आपने मुझसे मेरा फ़ोन लिया था फारस की कॉल रिकॉर्ड वगैरह के लिए, मगर दर हकीकत आपने इससे मेरे गवाह का नंबर और पता निकाला, उसे ट्रेस किया, उसके पैसे या फेवर देकर मुंह बंद कराया और गवाही बदलवा दी। थैंक यू सो मच हाशिम। जब्त करते करते भी आवाज़ बुलंद हो ही गई। आपको लगता है आप अंदर ऑपरेशन टेबल पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होंगी और मैं बाहर आपके फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक? आप कह रहे हैं आपने मेरे फ़ोन से उसका नंबर नहीं लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने डॉक्टर्स के बाहर जाने और ऑपरेशन की कामयाबी की इत्तला मिलने के बाद आपका फ़ोन खोला था। वो मज़े से बोला। आह, आपकी इंसानी हमदर्दी। थक कर गहरी सांस ली और जब आपने मुझे कहा था कि आपको मेरी बात पर यकीन है तो मुझे लगा कि आप बदल गए हैं, मगर नहीं, आप आज भी वैसे ही हैं। सो तो हूँ। सी यू इन कोर्ट। तब तक आप कोई नया गवाह तैयार करें। महफूज सा कहता उसने कॉल बंद की और जुमन ने उफ करके झुरझुरी ली। अभी फ़ोन रखा ही था कि दोबारा बज उठा। नंबर देखकर अबरू तन गए। नागवारी से उसने कॉल उठाई। जी एडवोकेट महमूद साहब, मैडम आपसे एक। मेरा जवाब ना में है। अपने क्लाइंट फारस गादी से कहिए कि बार बार मुझसे मुलाकात के लिए इसरार ना किया करें। आप सिर्फ एक दफ़ा उससे मिलकर तसल्ली से उसकी बात सुन लें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जानने की कोशिश करें। एक वकील की हैसियत से आपको केस के दोनों पहलुओं पर नज़र डालनी चाहिए। शायद आप भूल रहे हैं, मैं इस केस की वकील नहीं हूँ, ना प्रोसिक्यूटर ना डिफेंडर। मैं इस केस की विक्टिम हूँ और विक्टिम के लिए कोई दूसरी साइड नहीं होती। ओके, लेकिन एक दफ़ा उसकी बात सुनने में हर्ज क्या है? वो नरमी से समझाने लगे। जुमन ने बात काट दी। मैं ज़रूर सुनती अगर वो कहते कि किसी ने उनसे गन पॉइंट पर कॉल करवाई है, तब मैं उसको बेगुनाह समझती, मगर जब वो सिरे से हर चीज़ से इनकारी है, जब वो मुझे झूठा कह रहा है, तो मैं क्यों सुनूं? मगर एक वकील की हैसियत से क्या वकील वकील की रट लगा रहे हैं आप? जब एक वकील की हैसियत से उसकी मिन्नत की थी कि उसका केस लड़ूंगी और वो मुझे ना मारे, तब उसने नहीं सुनी। आइंदा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, और ठग से कॉल काट दी। कफ्स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जेल के इस कमरे में बिछी मेज के एक तरफ फारिस था और दूसरी जानिब हुनैन और नुदरत। वो खामोशी से बैठा था। पहले वाला तनतना, अकड़, गुस्सा सब नदारुद, और वो इसके बरअक्स काफ़ी ढीला लग रहा था। यहाँ मत आया करें, वो भी हन्ना को लेकर। कितनी दफ़ा बताऊँ, ये कोई माहौल है आने का? उसने खफकी से नुदरत को मुखातिब किया, मगर अंदाज में तकान थी। सादी वापस जा चुका है, शौहर मेरा मर चुका है, दूसरा भाई भी कत्ल हो चुका है, और क्या करूँ? नुदरत रूहान सी हो गई। अम्मी, आप ये मेलोडी ड्रामा काफ़ी देर से कर रही हैं, अब बस कर दें। वो चिढ़कर बोली तो दोनों ने बेइख्तियार उसे देखा। इतनी देर से सुन रही हूँ मैं ये बातें, बस कर दें आप दोनों। और अम्मी, कर ली ना आपने जो बातें करनी थी, अब बाहर इंतज़ार करें, मुझे मामू से अकेले में बात करनी है। तमीज़ नाम की चीज़ मेरी औलाद को छू कर नहीं गुजरी। तुम घर पहुँचो, मैं बताती हूँ। आँख का किनारा साफ करती नुदरत उसको सख्त सोच सुना कर चली गई तो वो असल लिए बिना संजीदगी से फारिस की तरफ घूमी। दुपट्टा सर पे लिए, ऐनक लगाए, वो खफा नज़र आ रही थी। क्या आपकी फूफा से बात हुई? नहीं, वो मिलना नहीं चाहती। वो मेज़ पे रखे अपने हाथों को देखने लगा।
हुनैन इसको देखती रही यहाँ तक कि एक पुराना मंजर आंखों के सामने से गुजरा। छोटी हुनैन खफा और खामोश सी बागीचे के कोने में बैठी थी और फारस इसके सामने पंजों के बल बैठा पूछ रहा था, और फिर अम्मी ने तुम्हें डांटा? सिर्फ डांटा? वो तब भी मुझे डांट रही हैं जब से मैंने गमला तोड़ा है। मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। इस उम्र में उसे मरने की बड़ी फैंटेसी होती थी। और क्या दिल चाह रहा है तुम्हारा? यही कि मैं जन्नत में चली जाऊं, वहां मेरे पास बड़ा सा घर हो। और वो नरमी से पूछता जा रहा था और वो बताती जा रही थी। क्या देख रही हो? उसकी आवाज़ पर हन्ना चौंकी। वो थकान से उसे देख रहा था। क्यों नहीं कहते जो कहना चाहते हैं? कब तक अपनी फीलिंग्स और सोच को अंदर दबा कर रखेंगे? आपको फूफा पे गुस्सा है ना, तो कह दें, जो भी अंदर है निकाल दें। हाँ, मुझे गुस्सा है उस पर। उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि तलखी से कहता कहता वो रुका कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। जो मरी है वो मेरी बीवी थी और मुझे वो बहुत प्यारी थी। बजाय इसके कि वो हमारे साथ खड़ी होती और मेरी बीवी के कातलों तक पहुँचने में हमारी मदद करती, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुठियाँ भींच कर कहते उसने सर झटका। और तुम्हें पता है जेल कैसी होती है? तारीक और खाली। और वो सुकून से पूछे गई। फारस ने गहरी सांस ली और फिर से अपने हाथों को देखने लगा। और जब रात होती है और बत्तियां बुझा दी जाती हैं, मैं तब भी सलाखों के साथ बैठ जाता हूँ, इस हिस्से में जहाँ रोशनी की किरण सुबह सबसे पहले गिरती है। इस अंधेरे में सबसे ज़्यादा दत्ताशा याद आती है। उसको अंधेरे से डर लगता था। वो रात को सोते वक्त भी ड्रेसिंग रूम और टेरेस की बत्तियां जला देती थी। कहते हुए वो रुका, फिर उसका सर झुका और कोहनियाँ मेज़ पर रखी। दोनों हाथों से पेशानी मसलता रहा। हुनैन बस उसे देखे गई और उसने सर उठाया। थकावट से चूर आंखों से बाएं जानिब दीवार को देखने लगा। कुछ याद आया? चेहरे पर उदासी सी मुस्कुराहट उभरी। हुनैन ने अरसे बाद फारस को मुस्कुराते देखा था। वो बहुत प्यारी थी हन्ना। जब शादी हुई मुझे पसंद नहीं थी। वो इनमेच्योर, बचकाना और बेवकूफ़ लगती थी। मगर एक दफ़ा मैं बीमार हुआ तो वो फजर तक जागती रही। हाँ, बत्ती उसने उस रात बुझा दी, सारी बत्तियाँ, कहीं मैं डिस्टर्ब ना हूँ। उस दिन से वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। हुनैन, जब पुलिस ने मुझसे पूछगछ करने शुरू की तब भी वो मेरे साथ थी। उसे यकीन था मैंने कुछ गलत नहीं किया। और मैं जुमर से मिलकर इससे ये पूछना चाहता हूँ कि नताशा को वहाँ किसने बुलाया था, और ये कि उसने आखिरी बातें क्या कही थीं। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं वो दोनों काफ़ी देर वहाँ बैठी बातें करती रही थी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में सिर्फ इसलिए निकलवाना चाहता था कि देख सकूं वो नाराज़ तो नहीं लग रही थी। मैं कॉल पे इसे ठीक से बात नहीं कर सका था। मगर उसने तलखी से सर झटका। मगर वो हर फुटेज जो मेरे लिए ज़रूरी थी गायब है। न सिर्फ रेस्टोरेंट की फुटेज बल्कि वारिस मामू के कत्ल की रात होटल एंट्री और एग्जिट की फुटेज भी गायब है। फायरिंग वाले दिन इत्तेफाक से इसी फ्लोर के कैमरे ख़राब थे। कमरा भी आपके नाम से था। जो रिसेप्शनिस्ट उस वक्त डेस्क पे थी जब इस कमरे की चाबी ली गई वो भी गायब है। आपको बुरी तरह फंसाया गया है मामू इन सब में। वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से कह रही थी। मगर जुमर इन तमाम वाक़यात को क्यों नहीं देखती? क्यों मेरी बात नहीं सुनती? मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। वो कहती हैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कौन ट्रैप कर सकता है? कैसे नहीं ट्रैप कर सकते? ये हाशिम का सिक्योरिटी ऑफिसर खावर, ये भी पहले एक एजेंसी में था, फिर किसी नाकर्दा जुर्म की पादाश में निकाला गया। हाशिम ने इसका केस लड़ा और इसको बरी करा कर अपने पास ले आया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। वो काफ़ी देर से बोल रहा था इसलिए अब थक चुका था। आपके एजेंसी के दोस्त सीनियर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके? हुनैन, ये एजेंसियां तब तक साथ देती हैं जब तक आप इनमें शामिल हैं। जब निकाल दिए जाओ तो सब खत्म। मगर आपका कौन दुश्मन हो सकता है? किसी पर तो शक होगा आपको। दुश्मन तो बहुत हैं, कितने केसेस देखे याद भी नहीं। मगर ये मेरे दुश्मन ने नहीं किया। ये वारिस के कत्ल को कवर करने के लिए किया गया है। और वो कहते कहते रुक गया। आंखों में चुभन सी उभरी।
हुनैन ने बगौर उसको देखा। मुझे हाशिम पर शक है। ओह। हन्ना गहरी सांस लेकर पीछे हुई। मुझे मालूम है जो आपने भाई से कहा और हाशिम भाई ने सुन लिया वगैरह वगैरह, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आपकी जगह यहाँ हाशिम भाई को देखकर मुझे खुशी होती। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद करके जैसे मजा लिया। मगर अभी आपने कहा ये सब करने वाला आपका नहीं, वारिस मामू का दुश्मन है, तो हाशिम भाई की उनसे क्या दुश्मनी? और वैसे वो कातिल लगते तो नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हाशिम ने कत्ल करवाए हैं, मगर मुझे इसमें फंसा सकता है वो। सबसे बड़ी बात, मेरी कार में जो भी डाला गया सो डाला गया, मगर जिस सुबह मैं और तुम अलीशा के पास होटल गए थे, तब पीछे से मेरे घर की बेसमेंट से मेरी गर्द चुराई गई। ना कोई लॉक टूटा न दरवाज़ा। इतने गार्ड, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और सीसीटीवी कैमरों के होते हुए भी कोई कैसे मेरे घर में दाखिल हो सकता है, अगर हाशिम उसकी मदद ना करे तो? खैर, झोल तो हर सिक्योरिटी सिस्टम में होते हैं। जब लोग पेंटागन पहुंच सकते हैं तो कारदार का कसर क्या चीज़ है? हुनैन की बात दिल को लगती हुई नहीं लगती थी। और हाशिम की बहन, वो क्यों चली गई? बताया तो था वो मेरी वजह से गई। मेरे पे गुस्सा जो था वही निकाला उसने। और अगर उसको हाशिम ने डरा धमकाकर भेजा हो तो? हुनैन, मैं उस आदमी पर एतबार नहीं करता। वो सुबह उठते वक्त आंख खोलने से पहले झूठ बोलता है। अब ये मत कहना वो मेरे लिए बेहतरीन वकील मुकर्रर कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत मुखलिस है। तुम्हें पता है? वो बताते बताते रुका। कह दें मैं सुन रही हूँ, मैं हमेशा सुनूंगी। वो उदासी से मुस्कुराई। फारस ने सर अस्पात में हिलाया और उंगलियां आपस में मसलते हुए कहने लगा, हम छोटे थे तो मामू हम सबके लिए खिलौने लाए। हाशिम को टॉय पिस्तौल दिया, मुझे टॉय राइफल। हाशिम मेरे पास आया और कहा, तुम्हारी राइफल तो बिल्कुल अच्छी नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डैड को ये वापस करके इससे बेहतर ले लेता। मैं ये सुनकर फौरन गया और मामू को वो वापस कर दी। मामू को मेरे रवैये से बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने एक और खिलौना मुझे थमा दिया और वो राइफल काफ़ी दुख से सामने करके पूछा, क्या कोई ये लेगा? हाशिम फौरन गया और बहुत ताबेदारी से वो ले ली। बाद में मैंने पूछा कि अगर खुद लेने का दिल था तो मुझे वो सब क्यों कहा? तो बोला, मैंने तो सुबह से तुमसे बात भी नहीं की, और आगे बढ़ गया। उस दिन मैं अपने मामू के दिल से उतर गया और हाशिम मेरे दिल से। मगर हम यहाँ असली गंज की बात कर रहे हैं मामू। हाशिम भाई बुरे होंगे, करप्ट और झूठे भी, मगर उनके पास ये सब करने की कोई वजह नहीं है। कोई एक भी चीज़ आप मामू या उनके ख़ानदान को इन सब में मुलविस नहीं करती दिखाई देती। मुझे लगता है औरंगजेब कारदार के अलल ऐलान आपसे इजहार ला ताल्लुक़ी के बाइस आप उनसे नाराज़गी की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। शायद। वो पुरसोच नज़रों से दूर दीवार को देखता नीम कायल हुआ, या फिर अभी मशकूक था। उसको खुद भी नहीं मालूम था। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। सदा देने वाले ने सदा लगाई तो वो उठकर खड़ी हुई। फारस ने नज़रें उठाकर उसे देखा और सुते चेहरे के साथ मुस्कुराया। थैंक यू हन्ना, दूसरी दफ़ा मेरी बात सुनने के लिए। और पहली दफ़ा कब था? हन्ना को याद आया, वारिस मामू के कत्ल वाली रात होटल में, जब उसने जिक्र किया था उस लौंग का। मैं हमेशा सुनूंगी, चाहे फुप्पो ना भी सुने। वो रुकी, ज़रा हिचकिचाई। जब आप उनसे मिलना तो उन पर गुस्सा ना करना। वो तकलीफ़ से गुजरी हैं और शायद ऐसी तकलीफ़ से गुजरने के बाद मैं भी यही करती। यही मसला है हुनैन कि सिर्फ वही तकलीफ़ से नहीं गुजरी। अपना ख्याल रखिएगा। सुनो। वो जा रही थी जब फारस ने पुकारा। वो बेख्तियार मुड़ी। जी। वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल लोगे? और बदिक्कत ये कहते उसकी आवाज़ में ढेरों बेबसी और करब दर आया था। हुनैन को धक्का सा लगा। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर काश में नजूमी होती, कहा और बाहर निकल आई। फारिस ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो एक सुरंग के अंदर खड़ा था जहाँ दोनों तरफ अंधेरा था और दोनों तरफ का मुंह बंद था। दुमर से बात करके हाशिम ने मोबाइल जेब में रखा और सामने देखा। वो अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था और यहाँ नशेब में फारस का घर नजर आ रहा था। दूसरे हाथ में पकड़े मग से कॉफ़ी के घूंट भरते हुए
وہ ریلنگ پر جھک کر سوچتے ہوئے انیکسی کو دیکھنے لگا۔ تم پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہے ہو۔ جواہرات عقب سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے بدستور سامنے دیکھتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ اگر کھل گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ صرف دو لوگ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے تھے، فارس اور زمر۔ اب دونوں مصروف ہیں۔ فارس کا وکیل کیس کو لٹکا رہا ہے، پیشی پہ پیشی، کمزور دفاع، اور اگلے 8-10 سال تک تو فارس جیل سے نہیں نکلنے والا۔ کہتے ہوئے رک کر گھونٹ بھرا۔ جواہرات مضطرب سا اس کو دیکھنے لگی۔ رہی زمر تو وہ اپنے علاج میں مصروف رہے گی۔ ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی شادی ہو جائے تو وہ منظر سے بالکل آؤٹ ہو جائے۔ کافی ختم کر کے مگ میز پر دھرا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹے ماں کو مسکرا کر دیکھا۔ اور زرتاشا کا خاندان تو ویسے ہی فارس کو مجرم گردانتا ہے، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آنے والا۔ تم سعدی کو بھول رہے ہو۔ سعدی، وہ تو چھوٹا معصوم سا بچہ ہے۔ اس نے فارس کو مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ 2 سال تک تو وہ پڑھائی کے لیے انگلینڈ رہے گا، پھر وہیں جاب کرے گا۔ کیا پتا فیملی کو بھی وہیں بلا لے۔ باہر جا کر کون واپس آتا ہے، اس کی کیا فکر کرنی۔ لاپرواہی سے ابرو اچکا کر وہ بولا، جیسے جواہرات اس کے وہموں پر متعجب ہو رہی ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھی اچھی امید کرنی چاہیے۔ پھر دونوں ساتھ جا کھڑے ہوئے اور ویران انیکسی کو دیکھنے لگے۔ آج 4 سال بعد وہ انیکسی اتنی ویران نہیں تھی۔ اس کی بیسمنٹ میں دیواروں پہ لگی تصویروں اور تراشوں کے سامنے فارس کھڑا تھا اور پیچھے کہیں سعدی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تراشوں کے اوپر چلتی 4 سال پرانی فلم ختم ہوئی تو فارس چونکا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھا۔ وہ ہنوز گرم تھا اور اتنا پرانا سفر کر کے واپس بھی آ گیا۔ ذہن کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ کچھ کھلائیں گے یا میں جاؤں؟ اپنا کپ خالی کر کے کہتا سعدی اٹھا تو فارس چونک کر مڑا۔ جینز، جوگر اور ٹی شرٹ میں ملبوس دراز قد لڑکا 4 سال قبل کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ، صحت مند اور بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ تول تول کر بولنے والا، مگر اچھا بولنے والا۔ مرضی تمہاری۔ ایک گھونٹ بھر کر اس نے میٹھی چائے رکھ دی، پھر کچھ سوچ کر موبائل اور والیٹ اٹھایا۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، آپا سے 2-4 دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جی، مگر گھر میں صرف پہلے دن جیسی خاطر نہیں ہوگی۔ بھنڈی بنا رہی تھی امی، اب آپ 2 ہفتے پرانے ہو چکے ہیں۔ سونف مٹھی میں بھر کر پھانکتے ہوئے وہ محفوظ سا کہتا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ فارس تبصرہ کیے بنا پیچھے آیا۔ جب کار واپس روش پہ چلاتے ہوئے وہ کار دار قصر کے قریب ہونے لگی تو سعدی نے دیکھا ہاشم اور سونیا اپنے کتے سمیت ابھی تک لان میں کھڑے تھے اور گیم کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں 1 منٹ ہاشم بھائی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ کار سائڈ پر روک کر باہر نکلا تو فارس نے بیزاری سے پیچھے سے پکارا، جلدی آنا۔ اسے آتا دیکھ کر ہاشم نے سونیا سے کچھ کہا اور وہ سر ہلا کر ایک طرف کو چلی گئی۔ سعدی قدم قدم چلتا قریب آیا۔ ہیلو سعدی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بس ایک بات کہنی تھی ہاشم بھائی، وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتا کہنے لگا، شہرین چاہتی ہے میں آپ سے بات کروں، اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ سونیا کو اس کے ساتھ جانے دیں، انہوں نے اپنی فلائٹ بھی آگے کروا لی ہے۔ اوکے، میں اسے جانے دوں گا، ایک شرط پر۔ سعدی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اور وہ کیا؟ جو تم نے مجھ سے چرایا تھا واپس کر دو اور میں سونی کو شہرین کے ساتھ جانے دوں گا، ڈیل؟ جیب سے دایاں ہاتھ نکال کر ہاشم نے اس کی طرف بڑھایا۔ سعدی نے اس کی سرد مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ فیصلہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ تھے۔ باب نمبر 8، میں غارت گر۔ تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے، بے بانگ ناقابل برداشت لوگ جو زور شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشانی ایک غارت گر کی۔ غارت گر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش اخلاقی
اور ہر اس مثبت چیز کا جو ان کو سونگھنے پہ کمزور لگے۔ ہر خوشباش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور ہوں نہیں۔ میں نرم ہوں، مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے۔ میں ریشم کی مانند ہوں۔ لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے۔ بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ غارت گروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکیں تاکہ ان کو اپنا مضبوط اور اہم لگنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ غارت گر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت۔ یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو۔ میں نے بہت سے دوست کھوئے ہیں بوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیڑ پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا تھا، میں تو بنا ہوں ریشم کا۔ وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے، تو میں چاہتا ہوں تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم۔ جوائے بیل ماخذ بائے۔ اور وہ سادی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا، اس نے اچھے وقتوں کے غارت گر دوست کے بڑھے ہاتھ پر چپتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور میں نے آپ سے کیا چرایا ہے بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا۔ سادی کا جبڑا بھینچ گیا، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ دور کار میں بیٹھا فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سادی نے واپس دیکھا، ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں۔ اس نے ہاتھ ملایا اور فوراً اسے کھینچ کر پلٹ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی فارس نے سوال کیا، کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ انگیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائے، ذرا سے شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے۔ کار اسٹارٹ کر کے سر سیدھا کیا۔ فارس تو ہوں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا۔ وہی جو تمہارے خیال میں نے تم سے چرایا تھا، اف! اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پر موبائل رکھا اور سوچا، اور شہرین کا نمبر نکالا۔ کچھ غصے بھرا ٹائپ کرنے لگا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ٹیکسٹ پہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ برے موڈ کے ساتھ اس نے اسپیڈ تیز کر دی۔ کار اب دور جا چکی تھی اور ہاشم آہستہ سے پلٹ آیا۔ لاؤنج میں مرکزی صوفے پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ ہی کی طرح تر و تازہ اور تیار تھی۔ وہ قریبی صوفے پر ڈھیر ہو گیا، پیر لمبے کر کے میز پر رکھ لیے اور انگلی سے تھوڑی مسلتا پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواہرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو؟ وہ چونکا، کچھ تو ہوا ہے۔ وہ پھر سے موبائل پر انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی۔ نہیں، بس ابھی سادی سے ملاقات ہوئی۔ وہ فارس سے ملنے آیا تھا اور تمہیں یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ سادی سب جانتا ہے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا موڈ بگڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب ہمارا وہم ہو۔ فارس کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ مگر ہاشم نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ برملا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ فارس تک کو کچھ نہیں بتا رہا۔ اس کو دکھانے کے لیے اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا۔ جواہرات نے موبائل پرے ڈال دیا اور چہرہ اٹھا کر بے چینی سے ہاشم کو دیکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟
सादी को मैं संभाल लूँगा, वो अभी भी वही मासूम बच्चा है। मगर सवाल ये है कि जब उसके हाथ सबूत नहीं लगा तो उसे कैसे इल्म हुआ? उलझकर कहते हुए उसने माँ को देखा। मैं पिछले 1 हफ्ते से, जब से वो मेरी पार्टी पर मेरे कंप्यूटर से डेटा चुरा कर गया है, यही सोच रहा हूँ। मैंने बिना झोल के प्लान किया था सब। हर शय ठीक थी। 4 साल पहले तक उसे नहीं पता था कुछ भी। फिर 2 साल वो इंग्लैंड में रहा, वापस आया, तब भी उसे कुछ नहीं पता था। कितना अरसा हो गया डैड की डेथ को? 1 साल 5 माह। जवाहरात बेइख्तियार बोली। करब सा हर जगह फैल गया। कल रात जब मैं सादी की बहन से बात कर रहा था फंक्शन पे, तो मुझे एहसास हुआ कि डैड की डेथ के बाद से वो लोग हमारे घर नहीं आए। सोनिया की पिछली बर्थडे पर भी नहीं आए थे। अगर मैं इस दफ़ा जुमर से ना कहता तो वो अब भी ना आते। जवाहरात ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारे बाप की डेथ से चंद दिन पहले सादी ने फारस का वकील बदल दिया था और बाद में इसने तुम्हारे बास पुस करने पे तुमसे काफ़ी बदतमीजी भी की थी, याद है? हो सकता है वो उस रवैये पर शर्मिंदगी की वजह से ना आया हो, या फिर। हाशिम एकदम सीधा हुआ। वो बुरी तरह चौंका था। या फिर उसने वकील तब बदला जब उसे सारी हकीकत का इल्म हो गया था। क्या वो 1.5 साल से जानता है ये सब? उसे बेयकीनी सी महसूस हुई। अगर वो इतने अरसे से जानता है तो अब तक चुप क्यों था? वो चाहता था पहले फारस बाहर आ जाए और फिर वो मेरे पीछे आए, मगर उसे कैसे पता चला मम्मी? और यहाँ आकर हाशिम का सारा दिमाग उलझ जाता। वो चाहकर भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। कब गलती हुई, किधर गलती हुई, और वो रेशम बन गया। मैं क्या कह सकती हूँ? उसने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए और फिर से मोबाइल उठा लिया। क्या मैंने तुम्हें नई खबर दी? फारस जुमर के खिलाफ कुछ करने जा रही है। सोच में उलझा हाशिम चौंका। नई पेटेंशन यानी मुकदमे की दरखास्त? वो उससे शादी करना चाहती है। हाशिम एकदम सीधा होकर बैठा। उसका दिमाग दुरुस्त है। वो उससे इंतकाम के लिए शादी करना चाहती है। और ये सब उसने आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। जवाहरात ने महफूज अंदाज में शाने उचकाए। हाशिम के तासुरात बिगड़े। इंतकाम के बहुत से तरीके होते हैं, उसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? शायद उसके मंसूबे के मुताबिक उनके दरमियान मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। खैर, मेरे लिए ये बात तशफ़ी का बायस है। अब हमें फारस की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जुमर काफ़ी है। मगर हाशिम बेचैनी से आगे को हुआ। अव्वल तो फारस उससे शादी नहीं करेगा, और अगर कर भी ली तो क्या गारंटी है वो उससे इंतकाम लेगी? अगर उसे सब हकीकत मालूम हो गई और वो जान गई कि फारस बेगुनाह है तो वो कभी नहीं जान पाएगी। वो उससे नफरत करती है। अगर नफरत मर गई तो, अगर उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और वो मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो। जवाहरात ने सर्द सांस खारिज करके मुस्कुराकर उसे देखा। तुम भी जानते हो और मैं भी, शादियां मोहब्बत से खाली हुआ करती हैं। हाशिम की आंखों में छाई बेचैनी करब में बदल गई। तने आसाब ढीले पड़े। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने इसी जबरी मुस्कुराहट के साथ उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा और फिर हल्का सा सर झटका। आंख का कोना उंगली की नोक से पहुंचा। मोबाइल परे डाल दिया और गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। वहां इतवार की सुबह अब बासी होकर दोपहर में ढल रही थी। सब्जा और मुलाजमों की चहल पहल सब यहाँ से दिखाई देता था, मगर वो ये सब नहीं देख रही थी। उसे कुछ और याद आ रहा था। हाशिम ने कहा, सादी पिछले हफ्ते सोनिया की सालगिरह से पहले आखिरी दफ़ा उनके घर 1.5 साल कब्ल आया था। हाशिम नहीं जानता था कि सादी ने वहाँ आना क्यों छोड़ा था, मगर वो जानती थी, और ये भी कि वो हाशिम को कभी नहीं बताएगी। जवाहरात ने सर झटका। अभी बहुत से काम करने थे। याद माजी किसी और वक्त सही।